वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट 6 दिसंबर को हो गया है, सभी को पता होगा। फ्रेंड्स, 8,415 पदों के जो रिजल्ट आना था तो 6 दिसंबर को आ गया है। अब बारी है फ्रेंड्स आपका बिहार पुलिस फायरमैन की। तो बिहार पुलिस फायरमैन का एग्ज़ाम भी जल्द ले लिया जाएगा। फ्रेंड्स, दिसंबर में तो संभव नहीं है क्योंकि दिसंबर में आपका बिहार दरोगा का पीटी का एग्ज़ाम है। तो लास्ट दिसंबर तक आपका इसका एडमिट कार्ड से संबंधित कुछ नोटिफिकेशन पक्का आ जाएगा बिहार पुलिस फायरमैन के लिए, और जनवरी 2022 में बिहार पुलिस फायरमैन का एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में 50 क्वेश्चन देखेंगे जीके जीएस का, जो बिहार पुलिस फायरमैन के सिलेबस के अनुसार है। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इस बार जो है बिहार पुलिस फायरमैन में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 10वीं कक्षा यानी मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन का लेवल मैट्रिक लेवल का रहेगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में बदलाव हुआ है। तो लाइव क्लास भी मैं फ्रेंड्स आज से कोशिश करूंगा कि 8 बजे लाइव क्लास भी मैं आप लोग के लिए आऊँ, आप लोग डिमांड कर रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देख लीजिए, और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, 8 बजे लाइव क्लास में आऊँगा, तो लाइव क्लास में आज से आप लोग जरूर जुड़िएगा। चलिए, तो आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है, इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, ब्राउज़र कौन इसमें से नहीं है, पहला नंबर सवाल। तो देखिए, नेट एस्केप तो ब्राउज़र है, मोजिला भी ब्राउज़र है, नाम सुनोगे, सफारी भी ब्राउज़र है। ये आउटलुक है जो कोई ब्राउज़र नहीं है। आउटलुक है जो फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदत्त मुफ्त ईमेल एवं कैलेंडर सेवा का नाम है। ठीक है, ये आउटलुक है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान किया गया ईमेल और कैलेंडर सेवा का नाम है, ना कि कोई ब्राउज़र है। बाकी इसमें जो 3 ऑप्शन है, नेट एस्केप, मोजिला और सफारी, ये सभी ब्राउज़र का नाम है। सवाल नंबर 2 देखिए, मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी है। मधेसी, तो मधेसी है जो फ्रेंड्स आपका ये नेपाल में रहते हैं। ठीक है, कहाँ के नेपाल में रहते हैं। नेपाल का जो तराई क्षेत्र में रहने वाले भारतीय मूल के निवासी है। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय मूल के जो लोग हैं उनको मधेसी समुदाय के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिए, ये मधेसी समुदाय है जो आपका कहाँ, तो नेपाल में है, हो जाएगा करेक्ट आंसर। 3 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है। नील नदी, सवाल नंबर 3 का आप लोग गेस करते भी चलिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, नील नदी के तट पर कौन सा स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका 3 का बी हो जाएगा। सिकंदरिया है जो आपका नील नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कभी कभी कि बुडापेस्ट है जो किस नदी के किनारे स्थित है। ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, डेन्यूब नदी के किनारे जो बुडापेस्ट स्थित है। और ये बगदाद है जो टिग्रिस नदी के तट पर है। सभी को याद करते चलिएगा, इसमें बहुत सारा सवाल बन रहा है। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के तट पर, बगदाद है जो टिग्रिस नदी के तट पर, और लंदन है जो आपका किसके, टेम्स नदी के तट पर स्थित है। बच गया आपका, देखिए ऑप्शन से भी छाट सकते थे अगर तीनों का पता था। तो बच गया सिकंदरिया, तो सिकंदरिया है जो आपका नील नदी के तट पर स्थित है। बाकी सब याद रखिए, बुडापेस्ट डेन्यूब नदी पर, बगदाद टिग्रिस नदी पर, लंदन है जो टेम्स नदी के किनारे स्थित है, और ये सिकंदरिया है जो आपका नील नदी के तट पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चौथा नंबर सवाल को देखिए, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तरल पदार्थ जो लिक्विड पदार्थ होता है उसका डेंसिटी, उसका घनत्व मापने के लिए, तो उसका घनत्व मापने के लिए आपका हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो हाइड्रोमीटर के द्वारा जल का घनत्व मापा जाता है फिर तरल पदार्थ का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रयागराज जिसे क्या कहते हैं, इलाहाबाद त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है, कितने नदियों का। तो देखिए, प्रयागराज स्थित त्रिवेणी संगम को 3 नदियों का संगम कहा जाता है। कितना, 3 नदियों का संगम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस त्रिवेणी संगम को गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम मुख्य रूप से माना जाता है। ये प्रयागराज इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम है, ये 3 नदियों का संगम है। मुख्य रूप से देखा जाए फ्रेंड्स तो गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखें, त्रिवेणी संगम है जो 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। 6 नंबर सवाल को देखिए, IRS
A1 भारत का क्या है? 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला परिचालनात्मक दूरसंवेदी उपग्रह था IRS, ये है जो भारत का पहला परिचालनात्मक दूरसंवेदी उपग्रह था। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इससे संबंधित एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस कीजिए। तो ऑक्सीजन है जो ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता। बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी है जो आपका ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, यानी ग्रीन हाउस गैस है। तो 7 का पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो 7 का करेक्ट आंसर सी ऑक्सीजन है जो नहीं है। सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? ठीक है, सामान्य स्वास्थ्य के लिए यानी रक्त का पीएच मान पूछा जा रहा है 8 का। 8 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? रक्त का पीएच मान, सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 8 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब देखिए रक्त का होता है क्षारीय होता है। ये देखिए समझिए फ्रेंड्स, पीएच स्केल का खोज सोरेनसन साहब ने किया था। इसमें टोटल 14 होता है पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर 0 होता है, इधर एक, यहाँ से 1 2 3 4 होता है फ्रेंड्स, यहाँ फिर यहाँ बीच में 7 होता है, इधर फिर आपका यहाँ 14 तक होता है। तो देखिए रक्त होता है, अगर पूछा तो अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? तो 7 जिसका होता है तो उदासीन होता है। कोई भी लिक्विड का अगर पीएच मान 7 है तो क्या होता है? उदासीन होता है। 7 से कम रहने पर अम्लीय होता है, 7 से अधिक पर क्षारीय होता है। तो सबसे पहले यहाँ रक्त का पूछा जा रहा है, तो रक्त का देखिएगा, अभी इसको टेस्ट करके अभी आपके अभी देखते होंगे फ्रेंड्स, मुंह पर जीभ पर अच्छे देखिएगा, हाथ वगैरह कट जाता है तो नमकीन जैसा लगता है, क्षारीय लगता है। तो रक्त का जो पीएच मान क्षारीय तो 7 से अधिक होगा, तो आपका ए ऑप्शन तो होगा नहीं, ए ऑप्शन होगा नहीं। करेक्ट आंसर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.35 से लेकर के 7.45। ठीक है, तो सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होना चाहिए? तो 7.35 से लेकर के 7.45 होनी चाहिए। और पीएच स्केल का खोज सोरेनसन साहब ने किया था, याद रखिएगा। 9 नंबर सवाल को देखें, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर का अनुमान कुल आबादी का लगभग कितना लगाया गया था? साक्षरता दर का कुल आबादी का कितना प्रतिशत? 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, कुल आबादी का 74%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर का अनुमान कुल आबादी का लगभग 74% लगाया गया था। 9 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर सवाल को देखिए, अल्ट्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, इस सब सवाल को जरूर याद रखिएगा। तो 10 नंबर देखिए फ्रेंड्स, अल्ट्रासोनिक तरंगे की जो आवृत्ति होती है, 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। ठीक है, कितना होता है? 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। देखिए, जिस ध्वनि तरंग को सुना नहीं जा सकता उन्हें अल्ट्रासोनिक तरंग कहा जाता है, याद रखिए। अल्ट्रासोनिक तरंग को हम लोग सुन नहीं सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जिस ध्वनि तरंग को सुना नहीं जाता है उन्हें हम अल्ट्रासोनिक तरंग कहते हैं, और इसकी आवृत्ति होती है जो 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति, 20,000 हर्ट्ज से आपका क्या होता है? 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, 20 किलो हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि श्रव्य कितना मतलब आवृत्ति वाले ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं? तो ये देखिए 20 हर्ट्ज से लेकर करके आपका 20 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? सुन सकते हैं, यानी श्रव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बहुत बार पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ क्वेश्चन था आपका अल्ट्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो आपका 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए, सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करती है, क्या हो जाएगा? फोटोवोल्टिक सेल का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा कि सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक सेल्स का उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर ए 11 करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर, मुगल शासक के बीच प्रचलित भाषा कौन सी थी? मुगल शासन के बीच में प्रचलित भाषा जो थी फ्रेंड्स, देखिए बहुत सारे उर्दू मार देते हैं लेकिन गलत हो जाएगा, फारसी ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, जो मुगल शासक के बीच में सबसे प्रचलित भाषा थी वो फारसी थी। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो राजकाज का जो संचालन होता था मुगल काल में वो फारसी भाषा में ही होता था। 13 नंबर सवाल को देखिए, 13 नंबर सवाल आपका है कि एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 13 का।
तो देखिए फ्रेंड्स, एक तत्व की जो परमाणु संख्या है फ्रेंड्स वो प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। बहुत बार पढ़ाया हूँ फ्रेंड्स कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है, ठीक है, और उतने बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर है, तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। देखिए कभी कभी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए परमाणु है तो परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक में क्या होता है, तो प्रोटॉन प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन है जो चारों ओर कक्षा की ओर घूमते रहता है, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन आता है कि परमाणु द्रव्यमान संख्या पर क्या क्या होता है, तो परमाणु द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, प्रोटॉन की संख्या प्लस क्या होता है आपका न्यूट्रॉन की संख्या होता है। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, P+N होता है। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। अगला सवाल है पीच ब्लेड किससे संबंधित है, तो पीच ब्लेड के बारे में मैं पहले भी बताया हूँ। पीच ब्लेड है जो यूरेनियम धातु का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है। कोयला भंडार, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो देखिए दामोदर घाटी है फ्रेंड्स, इसके बगल में क्या कोयला होता है, दामोदर घाटी है जो आपका कोयला के लिए फेमस है। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है, देखिए फ्रेंड्स आप लोग पीडीएफ हमेशा मांगते रहते हैं, ठीक है। कोई भी जो मैं पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ आप लोग करते हैं तो वेबसाइट पे भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ। तो पीडीएफ के बारे में फुल फॉर्म बताएं, इसका आंसर सभी का सही होना चाहिए 16 का। पीडीएफ का क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर सी इसका सॉरी सी इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा सॉरी। 16 नंबर सवाल का पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर सी 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखिए, एपिडेमियोलॉजी क्या है, एपिडेमियोलॉजी क्या है, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन। देखिए एपिडेमिक मतलब एक तरह से महामारी भी कहता है फ्रेंड्स, जैसे आपका कोरोना वायरस एपिडेमिक आपका बीमारी थी, तो उसी तरह से करा एपिडेमियोलॉजी क्या है, तो ये बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार के अध्ययन का क्या कहता है, एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर सेरीकल्चर किससे संबंधित है, सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर के अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड्स, आपका रेशम के कीटों का पालन किया जाता है, यानी रेशम के कीड़ों का पालन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 18 का सेरीकल्चर। 19 नंबर सवाल, भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था, संप्रभु गणराज्य कब बना था, जब संविधान लागू हुआ था तभी ना। 19 नंबर सवाल का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था उसी समय भारत है जो संप्रभु गणराज्य बना था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपका कभी कभी कंफ्यूजन होता है 15 अगस्त का, तो वो 47 वाला नहीं मार दिएगा जल्दी में। संप्रभु गणराज्य जब भी बना जब भारत का संविधान लागू हुआ। तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल के देखिए, कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है, 20 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो देखिए वायुमंडल में सीसा की अधिक मात्रा में उपस्थित से उसके क्या प्रदूषित होती है ना, तो कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है, तो ये सीसा धातु, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल को देखिए, छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है, छाती के आसपास की जो हड्डी होती है उसे क्या कहा जाता है, 21 नंबर सवाल का उसे रिब्स कहा जाता है। याद रखिए फ्रेंड्स क्या कहा जाता है उसे, तो उसे रिब्स कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, रिब्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल देखिए, यदि वोल्ट मीटर वोल्टेज तो एमीटर क्या होगा। चलिए 22 नंबर सवाल का, जिस प्रकार वोल्ट मीटर से वोल्टेज को मापा जाता है उसी प्रकार अमीटर से क्या मापा जाएगा, अमीटर से करंट यानी विद्युत धारा मापा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापा जाता है तो अमीटर से क्या करंट यानी विद्युत धारा मापा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 22 का। 23 नंबर सवाल है, चंद्रयान प्रथम चंद्रमा पर खोजबीन के लिए जाने वाला भारत का पहला यान को कब लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था। 23 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर 2008 में किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। चंद्रयान 1 को कब 2008 में लॉन्च किया था। 23 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नहीं हो जाएगा, ठीक है। देखिए चंद्रमा के लिए भारत का पहला जो अभियान चंद्रयान प्रथम था उसका प्रक्षेपण है जो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था।
याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इससे संबंधित पूछा तो जो चंद्रयान है जो प्रथम बार कब लॉन्च किया गया था, तो 2008 में। कहाँ से? तो वो आपका श्रीहरिकोटा से 22 अक्टूबर 2000 को लॉन्च किया गया था। और इसको ले जाने वाला व्हीकल का नाम क्या था फ्रेंड्स? PSLV-C ये उसका नाम था, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C2। ठीक है, इसी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। तो कम से कम ये मोटा मोटी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि प्रथम चंद्रयान प्रथम है, इसका लॉन्च कब हुआ था? तो ये आपका 22 अक्टूबर 2008 को याद रखिएगा। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? 24 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर। तो देखिए, टीपू सुल्तान मस्जिद है जो आपका कोलकाता में स्थित है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 का सी। ये टीपू सुल्तान मस्जिद है जो कोलकाता में आपका 185 धर्मतल्ला स्ट्रीट में अवस्थित है। तो ठीक है, टीपू सुल्तान मस्जिद पूछेगा तो याद रखिए कोलकाता में है। 25 नंबर सवाल है, गीत अमार सोनार बंगाल के रचयिता कौन है? 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। 26 नंबर, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, बहुत बार पढ़ाया हूँ फ्रेंड्स। 26 नंबर सवाल का तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ये भी मैं बताता हूँ। तो देखिए, 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है और हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, तो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का जन्म दिवस है जो आपका 29 अगस्त है। उसी दिन आपका खेल दिवस प्रत्येक वर्ष भारत में मनाया जाता है, 29 अगस्त करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर सवाल, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करती है? बहुत टॉप मोस्ट VVI सवाल हो सकता है, सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाए। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 343 अनुच्छेद है जो फ्रेंड्स आपका हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कितना? 343। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 27 का। 28 नंबर, बायोडाइवर्सिटी किससे संबंधित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी पर जीवन की विविधता से संबंधित है बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी 28 का करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर, हुलुक गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? हुलुक गिब्बन नामक जानवर, तो 29 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। 30 नंबर सवाल, इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? इंदिरा गांधी की जो जीवनी लिखे हैं उनका नाम क्या है? 30 नंबर सवाल का। चलिए गेस कीजिए फ्रेंड्स, शोभा डे, अरुंधति राय, पुपुली जयकर या KR नारायणन। 30 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंदिरा गांधी के जो जीवनी लिखे हैं फ्रेंड्स उनका नाम है पुपुल जयकर, यानी पुपुल जयकर के द्वारा लिखा गया है। 31 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है? 31 का, तो गेस कीजिए 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सल्फर है। सल्फर है जो क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, इसका अगर pH मान देखा जाए तो 7 से कम होता है। बाकी सोडियम देखिए आपका क्षारीय, पोटेशियम भी क्षारीय, लिथियम भी क्षारीय, ये तीनों है जो आपका धातु है जो आपका क्षारीय, जबकि सल्फर है जो क्या होता है? ये अम्लीय होता है। तो 31 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन ये पूछा रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है, तो आपका सल्फर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अम्लीय है। नासा का मुख्यालय कहाँ? चलिए फ्रेंड्स, नासा का मुख्यालय बताना आपको, गेस कीजिएगा। न्यूयॉर्क में है या बोस्टन में, टेक्सास में या वाशिंगटन में? नासा का, तो देखिए नासा का जो आपका मुख्यालय वाशिंगटन में है। 33 नंबर सवाल को देखिए, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक मीटर लंबी होती, कितना होती है? 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग 9 मीटर होती है। ठीक है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी कि मुंह से लेकर आहार नल से लेकर के गुदा तक कितनी? तो 9 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर सवाल, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, ये 5 साल चला था। ठीक है, 6 साल चला था द्वितीय विश्व युद्ध, 1939 से लेकर के 45 तक। जब 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तब ये युद्ध आपका समाप्त हुआ था। उसके बाद ही तो कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुआ था। याद रखिएगा, दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी?
तो 34 का करेक्ट आंसर उसका सोनार नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, सोनार। अगला सवाल है, मानव शरीर में क्या छोड़ा जाता है, सॉरी मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। सभी को पता होगा 35 का फ्रेंड्स कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं ना, श्वसन क्रिया करते हैं तो क्या है, ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं और हम लोग छोड़ते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। 36 नंबर सवाल है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है, कौन सी है जो अरब सागर में नहीं मिलती है। 36 नंबर सवाल का गेस कीजिएगा आप लोग फटाफट। 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका महानदी हो जाएगा। ठीक है, 36 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये महानदी है जो आपका अरब सागर में नहीं मिलती, बाकी नर्मदा, पेरियार, ताप्ती ये सब मिलती है, जबकि महानदी है जो आपका नहीं मिलती है। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। खजुराहो एक पूछा जाता है, खजुराहो का टेम्पल का निर्माण किसने किया था, तो चंदेल वंश ने किया था, याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है चंदेल। ठीक है, चंदेल वंश के द्वारा खजुराहो का मंदिर का निर्माण किया गया था फ्रेंड्स, और ये आपका कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 नंबर, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। 38 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा फ्रेंड्स। 38 का, तो देखिए स्वराज पार्टी का स्थापना कब 1923 ईस्वी में हुआ था, सभी को पता है। चित्तरंजन दास और कौन थे साथ में, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर 38 का क्या हो जाएगा, 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास दोनों मिलकर के 1923 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन में करा स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पर देखिए मोतीलाल नेहरू है ना, तो आपका मोतीलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, कभी कोई पूछता है तो जो 1923 ईस्वी में इसका इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिल करके स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। तो ऑप्शन नंबर 38 का बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू। 39 नंबर सवाल को देखिए। 39 नंबर सवाल आपका है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। चलिए 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 39 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन को अधीन में आ गया था। देखिए जब 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, आप लोग याद कीजिए, 1857 ईस्वी में सैनिक विद्रोह हुआ था फ्रेंड्स। इसके बाद में 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन में आ गया था, क्योंकि 1857 का सिपाही विद्रोह में इसका नींव हिल गया था, इसलिए फिर शासन का बागडोर पूरा है जो आपका ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में चला गया, ले लिया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1858 के अधिनियम के तहत। 40 नंबर सवाल को देखें। 40 नंबर, राज्यसभा को नाम से जाना जाता है। ये सवाल देखिए बार बार रिपीट होता है, राज्यसभा को क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं ना। 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्यसभा है जो क्या है, उच्च सदन है। देखिए संसद के 2 सदन होते हैं और संसद के 3 अंग होते हैं। तो संसद के सदन कौन कौन होते हैं फ्रेंड्स, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। तो राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, और इसके 3 अंग होते हैं संसद के। तो अब राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलाकर के ही संसद का निर्माण हुआ है। और जो राज्यसभा है इसके जो सभापति होते हैं फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति जो भारत के होते हैं वही होते हैं, सभी को पता होगा। 41 नंबर सवाल, यूरो किसकी मुद्रा है। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यूरोपीय जोन की मुद्रा को यूरो कहा जाता है। 42 नंबर सवाल, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद समझौता की घोषणा हुआ था। तो ताशकंद समझौता कौन सा भारत पाक युद्ध के बाद हुआ था, गेस कीजिएगा। 42 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 ईस्वी में युद्ध हुआ था, इसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था। ये ताशकंद समझौता हुआ था 1966 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, यह क्या था, एक शांति समझौता था। उस समय भारत के, ठीक है फ्रेंड्स, उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे तथा पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे अयूब खां थे। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन एक बार पुनः मैं रिपीट करूंगा, याद करते चलेगा कि किस पाक युद्ध के बाद ताशकंद समझौता की घोषणा हुआ था। तो 1965 इसका करेक्ट आंसर होगा। और जब ताशकंद समझौता हुआ था तो 11 डेट के साथ रखे 11 जनवरी, ठीक है, 11 जनवरी 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे क्या, अयूब खां। कौन थे, अयूब खां, अयूब खां थे। तो ये याद रखिए फ्रेंड्स, ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो 11 जनवरी 1966 को। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर आपको शास्त्री, आप पाकिस्तान के अयूब खां। इसको भी याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए 43 नंबर सवाल को देखते हैं।
चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? 43 का। चलिए कॉमन सेंस की बात है, तो 43 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका भार नहीं बदलेगा। ठीक है, चलती लिफ्ट में यह है जो आपका कांस्टेंट रहता है। जब लिफ्ट एक सडनली नीचे जाता है तो हम लोग भार ही महसूस करते हैं। ठीक है, और कह रहा है चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर पड़ता है, तो भार नहीं बदलेगा, यानी कि 43 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 44 नंबर, इंफ्रारेड किरणें क्या है? 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो देखिए इंफ्रारेड जो आपका रेज है, किरणें हैं, वो क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी बहुत इंपॉर्टेंट, इंफ्रारेड किरणें जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। 45 नंबर, स्वतंत्रता की प्रतिमा, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता होता है ना, तो स्वतंत्रता की प्रतिमा ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ए न्यूयॉर्क में है। 46 नंबर सवाल, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? चलिए फ्रेंड्स तो गेस कीजिए, 46 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर सवाल, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस फायरमैन में रहेगा। क्वेश्चन का लेवल फ्रेंड्स मेरे ख्याल से इसी टाइप का रहेगा, क्योंकि 10वां लेवल का रहेगा ना। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, पोटेशियम नाइट्रेट होता है बारूद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल, एनजीटी का पूरा नाम क्या है? चलिए एनजीटी का 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नेशनल ग्रीन ट्यूबल। एनजीटी का पूरा नाम है जो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो नेशनल, 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा एनजीटी, एनजीटी का पूरा नाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 48 का करेक्ट आंसर डी। 49 नंबर सवाल, 49 नंबर सवाल देखिए है आपका कि स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील है जो क्या है? तो एक मिश्र धातु है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील है जो आपका क्या है? तो यह एक आपका मिश्र धातु है। चलिए आज का लास्ट सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? विद्युत का सुचालक इसमें से कौन नहीं है? 50 नंबर सवाल का सुचालक गेस कीजिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा चीनी मिट्टी के बर्तन। ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन है जो क्या है? विद्युत का सुचालक नहीं, एक कुचालक है। बाकी एल्युमिनियम में विद्युत जाता है, टंगस्टन में भी, निकेल में, ये सभी सुचालक है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये 50 प्रश्न आप लोग को अच्छे लगे होंगे और अच्छा इसमें सवाल था फ्रेंड्स। अभी से तैयारी में लगे रहें और मैं पुनः एक बार बताऊंगा कि बिहार पुलिस फायरमैन का एग्जाम जनवरी में हर हाल में होना है फ्रेंड्स, हो जाएगा। अब कोई रुकावट नहीं है। आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी रिजल्ट आ गया है फ्रेंड्स, और बिहार दरोगा का एग्जाम जैसे जो ही खत्म होगा आपका दिसंबर में, उसके बाद उससे संबंधित नोटिफिकेशन आएगा बिहार पुलिस फायरमैन के लिए। तो आप लोग तैयारी में जुटे रहिएगा फ्रेंड्स, और मेरा वेबसाइट पर बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है सिलेबस के अनुसार बिहार पुलिस फायरमैन का। गूगल में जा करके जीके मास्टरमाइंड आपको सर्च करना है, मेरा वेबसाइट आ जाएगा जहाँ पर आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।